नमस्कार मित्रों, अज्ञे जी को याद करती हुई श्रृंखला में जुड़ते हुए मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि अ, मेरे पास कायदे से उनके कोई संस्मरण यूँ नहीं हैं। क्योंकि जब वे हमारे यहाँ आते थे, उस दौरान तो मैं स्कूल में ही थी। लेकिन मुझे लगता है कि एक कवि का होना क्या होता है, इसका जो प्रभाव पड़ सकता है, इसका जो अनुभव है, वो एक बहुत ही अलग तरीके से मेरे पास पहुँचा है, ऐसा मुझे बाद में समझ में आया। और वो पढ़ना शायद उनके साथ जब वो थे तो मेरी वो उम्र नहीं थी कि मैं कविताएँ पढ़ूँ या उस पे उनसे बात कर सकूँ या कुछ कहूँ। लेकिन आस-पास कानों में ज़रूर वो पड़ती रही होंगी, क्योंकि अ, और मेरा उनसे जो जुड़ाव उनकी कविता से, उनके कवि व्यक्तित्व से हुआ, उसमें मेरी माँ का, उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अ, वो इतनी ज़्यादा उनकी कविता से ये दोनों ही, मेरे पिता और माँ, दोनों ही इतने भरे-भरे रहते थे कि उसका उसका कान में ना पड़ना असंभव ही कहा जाएगा एक तरह से। तो मुझे ऐसा लगता है, अब जब मैं सोच रही हूँ, अर्पण जी ने जब इससे जुड़ने को कहा तो मेरे पास तो अपने संस्मरण नहीं थे। तो जब उन्होंने ये सुझाया कि ये भी पढ़ा जा सकता है, जो माँ का लिखा संस्मरण है गेजी पे, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा अवसर है इस कार्यक्रम से जुड़ने का, जहाँ पे ये जो जिस तरह से जहाँ से ये याद कर रही हैं, उसकी कई सारी स्मृतियाँ मेरे मन में भी हैं। और वात्स्यायन जी की छवियाँ उनके हमारे यहाँ आने की, वो सब है। और मुझे ये सोचते हुए ये भी समझ में आया कि कैसे अ, कविता और एक कवि का होना, अ, वो उसकी अ, कविता की समझ और उसके साथ साहित्य से जुड़ाव, उस सब के बहुत पहले एक बहुत ही अलग तरीके से आत्मसात हो सकता है बचपन में, जो शायद जो जो प्रक्रिया
मेरे साथ भी हुई होगी, ऐसा मुझे बाद में समझ में आया जब मेरा उनसे जुड़ा हुआ। लेकिन उसी के साथ उस समय भी, उस दौरान भी कोई एक छोटी-सी एक नोटबुक है जो मुझे मिली, जिसमें मैं कुछ अपनी पसंद की कविताएँ तभी से मैं उसमें लिख देती थी। तो मुझे लगता है कि कई बार वो कविताएँ कुछ अब मैं जब पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे न जाने उसमें क्या समझ में आता होगा। लेकिन अभी भी जब मैं उन्हें पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि कविता एक ऐसी चीज़ है जिसमें शब्द और ध्वनि और रस और संगीत और अर्थ सबका इतना मिला-जुला स्वरूप है कि उसको केवल उसका अर्थ क्या है वहाँ से बहुत अधिक, बहुत दूसरे जो आपके सेंसेस हैं उससे वो आपके पास, आपके भीतर पहुँचती है और आपका हिस्सा बनती है। ये चीज़ मुझे जो अनुभव करने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ, उसमें शायद माँ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे याद है कि उन्होंने मुझे बहुत से पत्र लिखे जब मैं कला महाविद्यालय में पढ़ रही थी बड़ौदा में, और शायद लगभग 70% पत्रों में कोई न कोई एक ही कविता उन्होंने ज़रूर उद्धृत की है, और कई-कई बार एक ही कविता भी। तो मुझे आज मैं उनका लिखा वात्स्यायन जी का एक संस्मरण आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। और इसके बाद मैं कुछ वो कविताएँ जो मैंने बचपन की डायरी में लिखी थी, जिसमें मुझे अभी मैंने देखा तो मुझे लगा कि वात्स्यायन जी की ही कविताएँ सबसे अधिक हैं। तो मुझे यहाँ से ये बहुत महत्वपूर्ण बात लगती है कि बाकी सब मतवाद और बाकी मताग्रह और जो राजनीति है, साहित्य या कला के क्षेत्र में, वो तो अपनी जगह चलती रहती है। लेकिन एक बालमन की जगह से भी कविता और उसकी रूप, रस, ध्वनि का जो आलोक है, जो अनुभव है, वो किस तरह से इसके पार जाके आपको समृद्ध करता है, क्योंकि आप किसी चीज़ से उस तरह से प्रभावित नहीं रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत सच्ची कसौटी है उस कवि के अमर होने की, जहाँ वो अभी भी मेरे लिए उसी तरह से नए बने हुए हैं। तो मैं अंत में इसको पढ़ने के बाद कुछ कविताएँ उसमें से आपको सुनाऊँगी जो मैंने अपने हाथ में ही लिखी हुई हैं। तो मैं उन्हीं में से अंत में कुछ सुनाऊँगी। ये जो संस्मरण है, इसका नाम है अभी कुछ और अज्ञेय। मनुष्य जीवन की कैसी तृष्णा थी वात्स्यायन जी को। मैं बार-बार हठ करके अनन्य यह मानव लोक वरूँ। इस पंक्ति को जब पहल पढ़ा था, तो भीतर एक और पंक्ति कौंधी थी, नरसी मेहता की। हरि ना जन मुक्ति न मागे, मागे जन्मों जन्म अवतार रे। हालांकि बार बार मानव जन्म की कामना की वजहें दोनों के लिए अलग अलग थीं। अज्ञेय जी कहते हैं, तू घड़े के घड़े अमृत बरसाया कर, मैं उसकी बूंद बूंद के संचय हित 100-100 बार मरूं। यहाँ मरना जीने के पर्याय की तरह है। नरसी तो भक्त थे, पहले भक्त कि पहले कवि, यह बता पाना कठिन है। जन्म जन्मांतर तक नित पूजा, नित ओछव और नित नंद कुमार को निरखने के अलावा कोई और ध्येय उनके लिए नहीं हो सकता था। मृत्यु को भी कोई वात्स्यायन जी की तर्ज पर जीवन की तरह देख सकता है। सरिसागर सोते निर्झर सा उमड़े जीवन, कहीं नहीं है मरना। दृष्टि का फर्क इसे कहा जा सकता है। इसके उलट जीवन को मृत्यु की दिशा में निरंतर गति की तरह भी देखा जा सकता है। दोनों प्रक्रियाएं अगर निरंतर साथ साथ चल रही हों, तो उन्हें जीवन या मृत्यु कोई भी नाम दिया जा सकता है। वात्स्यायन जी ने उसे जीवन कहना चुना। जिस जीवन को उन्होंने खुले हाथों वारा हो, जिससे निर्विकल्प खेला हो, बल्कि इस कदर खेला हो कि जीवन की धज्जियां उड़ जाएं, ऐसे किसी जीवन का मृत्यु भी क्या कर सकती है। जीवन की यह उमड़न लहर पर लहर पर लहर पर लहर उमड़ती हुई मेरे किशोर से युवा होते दिनों में चली आई थी। अरी ओ करुणा प्रभामय नाम के उनके कविता संग्रह के साथ। उन दिनों मेरे पिता कहानी लेखन के प्रति मेरी रुचि देखकर जिस तरह निर्मल वर्मा की जलती झाड़ी संग्रह लाकर मुझे दे गए थे, वैसे ही मेरी छोटी कविताओं के प्रति रुझान देखकर उन्होंने अरी ओ करुणा प्रभा में भी लाकर
मुझे दी थी। नश्वर जीवन से विरत करने के जैनों के अपने आख्यान थे, तर्क थे, और वात्सायन जी थे कि इस नश्वर दुनिया में नश्वरता से मुक्त चीजों की तलाश में जुटे रहते थे। हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। इस पंक्ति ने एक दिलचस्प वाकये की याद दिला दी है। कम ही साहित्यिक आयोजनों में भागीदारी करने वाली मेरा वत्सल निधि के आयोजनों में कई बार शामिल होना हुआ था। सबसे पहले माउंट आबू गई थी। बच्चे अभी पर्याप्त बड़े नहीं थे, इसलिए वात्सायन जी हम दोनों को बारी बारी से शिविरों में आमंत्रित करते थे। इसी तर्क से आबू शिविर में मेरी बारी थी। इस तरह के आयोजन का मेरा यह पहला अनुभव था। मैं जब पहुंची, नाश्ते के पहले सब अभी बगीचे में जुट रहे थे। वात्सायन जी सप्तपर्णी के पेड़ के पास खड़े पत्र रचना देख रहे हो सकते थे। 7 समंदर, 7 स्वर, सप्तपदी, सप्तऋषि या 7 मार्च उनका जन्मदिन। आबू में घूमते हुए मैं, इला, चंद्रप्रभा सब एक पेड़ के नीचे ठिठके पेड़ को गौर से देखते हुए। काहे का पेड़ होगा? हम में से किसी को पता नहीं था। पीछे मित्रों के साथ आ रहे वात्सायन जी की प्रतीक्षा की उस पेड़ के नीचे खड़े होकर। आए तो मैंने पूछा, वात्सायन जी यह काहे का पेड़ है? उन्होंने आंख उठाकर देखा पेड़ को और बोले, इतना आम पेड़ है, आपको नहीं मालूम? नाम पेड़ का उन्होंने नहीं बताया। इला ने कहा, लगता है इन्हें भी पता नहीं है। बात विश्वसनीय तो नहीं थी, मगर बहरहाल 5-7 दिनों के होते थे ये शिविर। एक प्रमुख विषय होता था, उसके विभिन्न पहलुओं पर पर्चे होते थे, चर्चा होती थी, रचना पाठ होता, आसपास के दर्शनीय स्थानों पर घूमना होता। सब लोग साथ साथ खाते पीते रहते। वात्सायन जी सारे समय सबके बीच बने रहते। एक दोपहर इला के कमरे में वात्सायन जी, दुर्गा भागवत, रघुवीर चौधरी और मैं बैठे थे। उन्होंने मुझसे कविताएं सुनाने को कहा। आतंकित तो अज्ञेय जी ने कभी नहीं किया। उनके जैसे कवि की उपस्थिति में कविता पढ़ते हुए संकोच था अवश्य, इसलिए अपनी पूरी आवाज में कविता पढ़ना शायद नहीं हो पाया होगा। कविता क्या ऐसे पढ़ी जाती है? अज्ञेय जी का उलहना था। जवाब इला ने दिया, विचारों ने पढ़ दी, यही क्या कम है? कवि अज्ञेय बोले थे, कवि कभी बेचारा नहीं होता। आबू से लौटते हुए रास्ते में मोढेरा का सूर्य मंदिर देखने का मौका मिला। कोणार्क के बाद यह दूसरा सूर्य मंदिर था। इसकी परिकल्पना कोणार्क के स्थापत्य की परिकल्पना से एकदम भिन्न थी। अहमदाबाद रुकना भी हुआ, गुजरात विद्यापीठ के गेस्ट हाउस में। वहां गुजरात साहित्य अकादमी ने वात्सायन जी के काव्य पाठ का आयोजन किया था। 2-1 कविताओं की फरमाइश मैंने भी की थी। उन्होंने अपने चयन में उन कविताओं को शामिल कर लिया था। पाठ के बाद जब लौटने के लिए कार में बैठने लगे तो वे बोले, अब तो आप खुश हैं? बिल्कुल खुश तो हूं, लेकिन कविता से पूरी एक पंक्ति नदारद थी। कौन सी? मैंने अपनी पसंद की वह छोटी सी कविता दोहरा दी। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंगी गई पल भर को ढलते सूरज की आग से, मुझको दिख गया सूने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। सूने विराट के सम्मुख पंक्ति गायब थी, और मजा यह है कि स्वयं कवि को भी इसका पता नहीं चला था, पर वे मुदित थे। यह कविता अज्ञेय जी ने विद्या निवास जी वाले चयन से पढ़ी थी, उसमें भी यह पंक्ति गायब थी। दूसरे दिन मैं और इला बाजार गए थे। क्या खरीदा था यह तो याद नहीं। इतना याद है कि जब लौट कर आए तो अज्ञेय जी ने लाओ लाओ की मुद्रा में उंगलियों को अपनी ओर मुड़ा और हमारे लिए क्या लाए हैं बच्चों वाले उत्साह से पूछा था। पहली बार दिमाग में यह बात कौंधी कि वात्सायन जी को भी कुछ दिया जा सकता है। उसके बाद ऐसा कुछ ढूंढती रहती थी जो उन्हें दिया जा सके। एक बार खादी भंडार में बढ़िया ऑफ वाइट डोरिया मिल गया, बस तुरंत ले लिया और उन्हें दे दिया। अगली बार जब वे भोपाल आए
तो कुर्ता बनवा कर लाए। दूसरे दिन दिन भर वही पहने रहे। इन शिविरों ने मुझे अकेले लंबी यात्राएं करने और उनका मज़ा लेने के अवसर दिए। आबू, बोध गया, जम्मू, भरवारी। बोध गया जाने के लिए गया स्टेशन पर मुंह अंधेरे पहुंची थी। आते हुए दिन में अभी अंधेरे का स्वाद था और हवा में खुनकी। इक्के से जाना इसलिए चुना था कि धीरे धीरे चलता हुआ वह मैं अपने पूरे आसपास के मुझे बोध गया ले जाए। आबू में ब्रह्मकुमारी आश्रम का परिसर था और बोध गया में बोधि वृक्ष वाला परिसर। हरेक का एक अलग वातावरण था और अलग प्रभाव। एक शाम शिविर के सब साथी गया गए थे। गया की पिंडदान की ख्याति से मैं परिचित थी, लेकिन उसके लाल और काले पत्थरों से बने कई आकार प्रकार के कटोरों की ख्याति का पता वहीं जाकर लगा। वात्स्यायन जी ने भी दुकानों में जा जाकर कटोरों का चुनाव खुद किया था, घंटों लगाकर। प्लेटें भी चुनी थी। उनका उपयोग शिविर में होता रहा और फिर वे उन सबको वहीं छोड़ गए थे। मैं चकित थी कि जितने चाव से खरीदा था उतनी ही निस्संगता से वे उन्हें छोड़ भी गए। वे कटोरे इतने अच्छे थे कि वजन के बावजूद उनको लाने का लोभ संवरण करना कठिन था। जम्मू शिविर में हम दोनों साथ गए थे। नवीन सागर भी हमारे साथ थे। अलग अलग शहरों से कई सारे सहभागी लेखक दिल्ली आए थे और दिल्ली से जम्मू तक की यात्रा सबने साथ की थी। बोगी भर में जहां देखो लेखक ही लेखक थे। कुछ अजब ही दृश्य था। रेल में इतने सारे लेखक एक साथ खाते पीते, ठहाका लगाते, गंभीर बहसों में उलझे हुए। ऐसा लगा जैसे उनका कुनबा आ जुटा हो देश के ओनों कोनों से। वहां चाय कॉफी पीने वाले हम लोगों के लिए कहवा एक नया और अनोखा अनुभव था। इलायची के बावजूद दालचीनी अपनी धाक जमाए रहती थी। ऐसा कहवा हमारे साथ भोपाल न आता तो ही बात अचरज की होती। जगह जहां ठहरे थे इतनी आह्लादक, इतनी शांत थी जैसे अपने में पगी हो। जंगल, झील, पहाड़, सब कुछ वहां एक साथ था। इन वात्स्यायन जी से पहली बार मिलने का मौका इतनी अचानक और एकदम बगल से ऐसे गुजर गया था कि मैं देखते रहने के अलावा कुछ नहीं कर पाई थी। अल्मोड़ा में ऐसा कोई अवसर भक्त से उपस्थित हो जा सकता है, इसका ख्याल तो सपने में भी कभी नहीं भटका था। कासार देवी जाते हुए छोटे भाई केपी शाह ने कलमटिया पर एक ऊंचे पूरे कद्दावर आदमी को देखा और उनके मन में आशंका जाग गई, हो न हो ये अज्ञे जी हैं। आमने सामने न देखा हो, तस्वीरों में तो देखा ही था। फिर भी तस्वीर तस्वीर थी और धोखा भी दे सकती थी। जितनी दूरी पर वे थे, मिलान सिर्फ कद काठी से ही संभव था। पहले मैं और बाद में हम वाले रमेश उसी शाम कलमटिया की ओर चल पड़े कि तहकीकात कर लें। हमें चकित करते हुए सच में वे वहां थे और रमेश की उनसे मुलाकात भी हो गई। दूसरे या तीसरे दिन जब हम पहुंचे तो कलमटिया वाले उस घर के सामने ताला लटका देखकर भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। हो सकता है घूमने गए हों। घूमने नहीं, वो तो आज सुबह चले गए। कलमटिया से उतरते हुए मिले चौकीदार ने उम्मीद के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी। अल्मोड़ा में हम कभी बाजार या सिनेमा नहीं जाते थे। जितनी जल्दी हो सके बाजार को लांग कर इस उस या किसी भी सिरे से बाहर जंगल की ओर निकल लेते। जब भी कभी नीचे दो पहाड़ों के बीच से बहती सुआल नदी की झलक मिल जाती तो अज्ञे की यह पंक्ति जरूर मन में कौंध जाती, बिछी पैरों में नदी जो दर्द की रेखा। इसी तरह सामने पंखुड़ियों की तरह खिली पहाड़ की चोटियों को देखते हुए इन पंक्तियों को दोहरा लेने का लालच भी कभी कम नहीं हुआ। धूप, माँ की हंसी के प्रतिबिंब सी शिशु वदन पर हुई भासित, नए चीड़ों से कटीली पार की गिरी श्रृंखला पर। अलग अलग ऋतुओं में प्रकृति के बीच होने पर अज्ञेय की कविता साथ बनी रहती है। फिर वो ओ पिया पानी बरसा हो कि पकी ज्वार से निकल शशों की जोड़ी गई फलांगती, सन्नाटे में बांक नदी की जगी चमक कर झांकती, या घास हरी हुलसानी, या भोर बेला सिंची छत से ओस की तिप तिप। इसके अलावा उनका यह कहना कि कर्म ही आघात को सहने का एकमात्र उपाय है, या
विश्वास पाकर धोखा देना आसान नहीं, जैसी उक्तियों ने हमेशा कर्म और मनुष्य पर मेरे विश्वास को बनाए रखा। वात्स्यायन जी से मिलने का मौका फिर ठेठ सन 1975 में आया, जब वे 7 मार्च अपने जन्मदिन पर भोपाल आए। इला भी साथ आई थी। गाजर के हलवे और मुठिए से हमने उनका जन्मदिन मनाया था। रमेश के साथ तय हुआ था कि उन्हें लेकर वे लोग सांची विदिशा जाएंगे। अब मैं परेशान, यह क्या बात हुई कि हर बार ये बाजी मार ले जाएं। मैंने वात्स्यायन जी को लिखा कि आपने आमंत्रित किया हो ना किया हो, मैं भी साथ चलूंगी। उन्होंने कुछ झेप के साथ लिखा, मैं भी चाहता था कि आप चलें। संकोच इतना ही था कि बच्ची छोटी होने से आपका चलना शायद संभव न हो। आप अवश्य चलें। बस फिर तो क्या, उन दिनों तो यूं भी बात बेबात मन को पंख लग जाया करते थे। फिर तो आसमान होता और मैं होती, न मैं थकती न आसमान खत्म होता। पहले सांची गए, वहां गेस्ट हाउस में चाय शाय के बाद विदिशा महावराह को देखने चल पड़े। सांची से विदिशा तांगे में गए। लौटकर सांची में सड़क किनारे के एक ढाबे में पेड़ के नीचे चाय पीते हुए उन दिनों चल रहे क्रिकेट मैच की कमेंट्री सुनी। दूसरी बेटी कक्कू तब अभी गोद में ही थी, कुल जमा 1.5 साल की। घूमने में किसी न किसी को उसे गोदी में लिए रहना पड़ता था। उसे गोदी लेने की अपनी बारी वात्स्यायन जी खुद ही तय करते थे। रात गेस्ट हाउस में रहना तय था। दिन भर घूमने में थक कर कक्कू सो गई थी। टीकू हमारे वाले कमरे में उसके साथ थी और खाना खा रही थी। हम लोग डाइनिंग हॉल में थे। वात्स्यायन जी ने बैरा को बुलाकर कहा कि कमरा नंबर इतने में रोटी सब्जी पहुंचा आए। हमने मान लिया कि वह पहुंचा आया होगा, पर वात्स्यायन जी का ध्यान लगातार उधर था। बैरा जब वहीं का वहीं नजर आया तो बिना बोले वे उठे, रोटी और सब्जी की प्लेटें लेकर हमारे कमरे की ओर बढ़ लिए। उनका विश्वास कर्म में अधिक था। वे जब भी हमारे यहाँ आते, खाना खाने के बाद काफी देर तक खाने की मेज पर बैठे रहना पसंद करते। इस बीच कई पुरानी बातें बात में से निकलती बात की तरह निकलती चली आती, जिसमें ऊपर जाकर चिमनी से रेत डालकर खाने में किसकिसाहट पैदा करके रसोइये को डांट खिलवाने जैसे प्रसंग भी होते। बोलते तो वे कम थे, पर इतना कम भी नहीं। कभी सोचती हूँ तो चकित रह जाती हूँ, क्या नहीं जानते हम उनके बारे में, क्या नहीं कहा उन्होंने। हालांकि स्वयं कवि ने कबूल किया है कि है अभी कुछ और जो कहा नहीं गया। इस अहंकार के मारे अंधकार में सागर के किनारे ठिठक गया। नत हूं उस विशाल में मुझसे बहा नहीं गया, इसीलिए जो और रहा वह कहा नहीं गया। उनकी उपस्थिति सदा एक मुखर उपस्थिति होती थी। वे चुप शायद इसलिए भी रहते थे कि आसपास की सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनियां उन्हें सुनाई दें और उनकी कविताओं में ध्वनित हों। उन्हें पता था शब्द यह सही है, सब व्यर्थ हैं, पर इसीलिए कि शब्दातीत कुछ अर्थ हैं। गांधी जी ने सत्य को अपने जीवन में खोजा था। सत्य ना प्रयोगो अपनी आत्मकथा की भूमिका में वे लिखते हैं, दूर दूर से सत्य की ईश्वर की झलक भी देख रहा हूं। सत्य ही है, उसे छोड़ कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। और फिर जो कुछ भी मेरे लिए संभव है वह एक बच्चे के लिए भी संभव है, ऐसा मैं अधिक मानने लगा हूं। और इसके लिए मेरे पास ठोस आधार है। सत्य की खोज के साधन जितने कठिन हैं उतने ही आसान भी हैं। अज्ञे जी ने सत्य की खोज शब्दों में की। उनका सच का आग्रह, उनकी कविता गवाह है, सर्वोपरि रहा। कहा सागर ने चुप रहो, कहा सागर ने चुप रहो, मैं अपनी अबाधता जैसे सहता हूं, अपनी मर्यादा तुम सहो, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। किसी ने उनसे पूछा हो ना पूछा हो, उन्होंने अपने से अवश्य पूछा और बार बार पूछा। यह जो दिया लिए तुम चले खोजने सत्य, बताओ क्या प्रबंध कर चले।
कि जिस बाती का तुम्हें भरोसा, वही जलेगी सदा अकंपित, उज्ज्वल, एक रूप, निर्धूम। इस प्रश्न में शक से अधिक विश्वास सुनाई देता है। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुल भरोसा अपना और अपने शब्दों का था उन्हें। जितने जैसे वे शब्द के साधक थे, वैसे ही सजग प्रहरी भी। कभी कभी दोनों के बीच का अंतराल खत्म हो जाता। कौन द्वारी, कौन आगारी। पर भीतर के देवता ने बाहर के प्रतिहारी को बार बार किया पालागन। रचना की मूल शर्त अगर शब्द की जीवंत सत्ता हो, तो शब्द साधना का मर्म भी वही हो सकती है। शब्द और सत्य का जितना सम्मोहन कवि अज्ञेय को था, उससे जरा भी कम उस अनुभव अद्वितीय और उसके उजाले का नहीं था। मेरे छोटे से घर कुटीर का दिया, विराट के विस्तृत आंगन में सहमा सा रख दिया गया। या ओ तू पगली आलोक किरण, सुअर की खोली के करदम पर बार बार चमकी, पर साधक की कुटिया को वज्र अछूता अंधकार में छोड़ गई। साहित्य की लगभग सभी विधाओं में उन्होंने एक नई शुरुआत की। कविता, कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, सभी में उनका योगदान शीर्ष स्थानीय माना जा सकता है। नवाचार जैसे उनका स्वभाव धर्म था। जो भी काम वे करते, वह उनकी आत्माभिव्यक्ति की तरह होता। मानसिक थकान को उतारने के लिए वे कई तरह के शारीरिक काम करना पसंद करते, जैसे मिट्टी की या चीनी मिट्टी की चीज़ें बनाते, पॉटरी करते, जूते बनाते, बुनाई करते, बागवानी करते, फोटोग्राफी करते, अपने और इला के कपड़े डिज़ाइन करते, पकवान सहित सादा खाना भी कभी कभी बनाते। मुझे याद है वे अभी वसंत कुंज के दिन थे। अल्मोड़ा से लौटते हुए हम लोग एक दिन उनके यहाँ रुके थे। इला अपने पिता की अस्वस्थता के चलते अस्पताल में व्यस्त थी। वात्स्यायन जी ने लौकी की बर्फी बनाई थी। मैंने भी इससे पहले और उसके बाद लौकी की बर्फी तो कई बार बनाई, बाद में इस उम्मीद से कि क्या पता वैसी ही बन जाए। मगर लौकी, मावा और शक्कर का वात्स्यायन जी वाला वह अनुपात कभी नहीं सधा, इसलिए वह स्वाद दोबारा कभी नहीं मिला और लौकी की बर्फी खाने का वह अनुभव अभी तक अद्वितीय बना हुआ है। लौकी सब्जी के रूप में भी उन्हें प्रिय थी। जब कभी भोपाल आते और मैं सब्जी क्या बनाऊं उनसे पूछने जाती, तो पूछते क्या क्या है। अगर लेने को दो एक सब्जियों के ही नाम होते, तो वे कहते कुछ ना हो तो कवि प्रिया तो है ही। लौकी का नाम उन्होंने कवि प्रिया दिया था। खाना पकाने की महीन गुर वे जानते थे। हरी सब्जी के रंग को हरा कैसे रखा जाए से लगाकर सब्जी को किस सीमा तक पकाया जाए, किस सब्जी में कितना मसाला डाला जाए कि सब्जी का अपना स्वाद कायम रहे तक कई सारे। उनका इतनी तरह के कामों में दिलचस्पी लेना भी कई लोगों के लिए उनसे चिढ़ की एक वजह थी। लेकिन जो जानते हैं उन्हें पता है कि इससे कम में उनकी आत्माभिव्यक्ति नहीं हो पाती थी। घर की साज सज्जा और रख रखाव भी इसी तरह उनका मनपसंद काम था। दीवान इस बार बैठक में रहेगा या नहीं, रहेगा तो किस जगह। सोफा बेत वाला, उसे उन्होंने ही डिजाइन किया था। मय कुर्सियों के किस तरफ रहेगा, कुर्सी कितनी तिरछी या कितनी सीधी रहेगी, कौन सी दीवार पर कौन सा शिल्प रहेगा। एक सुबह मुझे और इला को बाजार भेज दिया और खुद भृत्य के साथ जुटे रहे। हमारे लौटने तक उन्हीं चीजों के बावजूद कमरे की काया पलट हो चुकी थी। इस बार की सज्जा में कुर्सी की बगल में रखा लैंप प्रमुखता से ध्यान खींच रहा था। बड़ा सुंदर शेड है, मेरे मुंह से निकला। दिस इज ऑल्सो डिजाइन्ड बाय S.H. वाटसन, वे बोले थे। सुबह उठकर बगीचे में पहुंचे रहते। किस मौसम में किस पेड़ के पत्ते बदलेंगे, कौन सा पेड़ कब फूलेगा, किस रंग में फूलेगा, कौन सा कब फलेगा, कब पेड़ पौधों को किस चीज की जरूरत होती है, उन्हें मालूम होता।
उनके चले जाने उनके चले जाने के बाद तीसरे दिन सुबह बगीचे में माली से मुलाकात हुई थी। वह बोला, देखने वाला तो चला गया। किस पौधे में आज नई कोपल फूटी है, कली आई है या फूल खिला है, उन्हें पता होता था। उसने कहा, उन्होंने भी खुद लिखा है, कहाँ कहाँ से पौधे ले जाकर कहाँ कहाँ लगाता रहा हूँ। लगे तो 90%। जो फूलने फलने वाले थे वे फूले फले भी। कुछ लोग यह सवाल भी पूछते रहते हैं, इस सब से आपको क्या मिला? ऐसे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं लगा। बात उनके 75वें जन्मदिन की है। जहां आयोजन हुआ था, तांबे पीतल के बड़े बड़े कसेरों में ढेर सारी गुलछड़ी सजी थी। उनके घर के दरवाजे पर रोली और हल्दी से सजी रंगोली रंग सुगंध फैला रही थी। शाम को कुमार गंधर्व का गायन था। अंत में खाना हुआ। बाद में हम लोग लॉन में बैठे थे। कोई फूल खरीद कर देने का विचार जाने क्यों उनके और अपने मेल में नहीं लगा था। बहुत देर की चुप्पी के बाद मुंह से निकला, अगर कोई आज के दिन खिले सारे फूल आपको देना चाहे तो कैसे दे सकता है? प्रश्न यों भी उत्तर के लिए नहीं था। वे प्रसन्नता से मुस्कुराए थे। वे कवि थे। शब्दों के बीच की चुप्पियों में अनकहे को कहने का रहस्य जानते थे। फिर भी कुछ घटनाएं, कुछ अंतः साक्ष्य या साक्ष्य होंगे अवश्य, जिन्हें हम आप न जानते होंगे। और यूं भी अंततः इससे फर्क भी क्या पड़ना है। वे जो थे वह होकर ही वे जिए, जो जैसा जब चाहा, किसी दबाव में नहीं आए, किया। वे स्वभाव से ही स्वाधीन व्यक्ति थे। वे जब नहीं रहे तो उस मौके पर निर्मल जी ने कहा था, उन्हें फर्श पर लिटाया हुआ देखकर मुझे दुख या विषाद नहीं हुआ, बल्कि कुछ ईर्ष्या सी हुई कि कैसा अनुभव समृद्ध जीवन जिया इस आदमी ने। बहुत बहुत सारे लोगों को वे इलीट या अभिजात, अहंकारी, आत्मकेंद्रित, पाश्चात्य आदि आदि लगते थे। क्या वे आतंक जगाते थे? प्रदर्शन प्रिय थे? क्या वे दूसरों को लघुता बोध कराने के लिए ही बहुत सारे काम किया करते थे? या यही उनकी जरूरत थी, उनका स्वभाव था और वे स्वभाव में रहते थे? जिस समय जिसके साथ रहना या होना चाहा, रहे या हुए। जब मानवेंद्र नाथ राय के साथ सोचा तो सोचा, और एक दिन सड़क किनारे की पान की दुकान पर बज रहे रेडियो से बोल रहे महात्मा गांधी की आवाज ने रोक कर थाम लिया तो अपने को उसके हवाले कर दिया। सत्य के खोजी के केंद्र में यह जो खुलापन है वही उसके होने की बुनियादी शर्त है। उनकी अनुपस्थिति में सबसे बड़ी कमी जो महसूस होती है वह इस खुलेपन की है जो दूसरों को भी स्वयं होने का अवकाश देता है। उनकी पंक्ति, तुम यही जानो कि अनुक्षण मुक्त है आकाश। सन 75 में वात्स्यायन जी के भोपाल आने की संभावना का पता जब अशोक को चला तो उन्हें यह भी पता चला था कि वे हमारे यहाँ ठहरने वाले हैं। उन्होंने फ़ोन करके उनसे कहा कि आपको असुविधा हो सकती है, आप कहें तो मैं होटल में एक कमरा बुक करवा दूं। जहाँ तक सुविधा असुविधा की बात है, अशोक का सोचना सही था। ये 87 की बातें यहाँ गलत छपा है, 75। जहाँ तक सुविधा असुविधा की बात है, अशोक का सोचना सही था कि जिस सरकारी घर में हम रह रहे थे वह उस तरह से सुविधाजनक तो नहीं ही था। फिर भी वात्स्यायन जी ने हमारे साथ रहना चुना। यह हमारे लिए एक अद्भुत खुशी का मौका था। बाद में भी वे हमारे पास आकर कई बार रहे। इस बात की ओर ध्यान बहुत बाद में गया कि जिस तखत पर वे हमारे यहाँ सोते थे उसकी लंबाई खुद उनकी लंबाई से कम थी। जब यह बात समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे हमारे यहाँ ठहर कर अप्रैल 87 की रात जा चुके थे। हमें पता नहीं था कि उनका वह आना अंतिम बार था और अपनी गलती के सुधार की कहीं कोई गुंजाइश नहीं बची थी। तो ये उनका संस्मरण था। और इसमें क्योंकि जैसा मैं शुरू में बता रही थी, एक तरह से इसको पढ़ के भी जो हम मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, यही कुछ आभास एक बचपन में भी हमको था कि ये एक ऐसा एक आदमी है जिसका जहाँ से मुझे शायद लगता है कि मुझे कवि का होना समझ में आया, जो
सिर्फ कविता लिखने से संबंध नहीं रखता। वो जो मनुष्य है, जो वो है, जो उसका हर दिन का व्यवहार है, जो सबके साथ वो है, उससे बहुत अधिक संबंध रखता है। और यही कवि होने की शर्त या कवि होने की छवि मेरे मन में अभी भी है, जहाँ से अभी भी मैं इसको देखती हूँ या समझती हूँ। तो मुझे लगता है कि वो एक बचपन का जो अ, देखना है, समझना है, वो बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है, जहाँ मुझे अब लगता है कि बच्चे आपके कहने से या आपकी बात से अ, वो नहीं सीखते जो आपके होने से सीखते हैं। और इसलिए वो होना बहुत महत्वपूर्ण है। और कवि का होना भी, कविता लिखना उसमें एक अंश है, लेकिन हर दिन उस कवि के होने को जीना और वो लगना ऐसा, जो कि इनके संस्मरण से भी ज़ाहिर होता है कि इतनी सारी चीज़ों में जीवन और मृत्यु की फाँक को मिटाते हुए रह पाना, उससे इतना कुछ अ, माँगना, उससे इतना कुछ देना और फिर भी पूरे के पूरे बचे रहना, ये मुझे लगता है कि एक कला है। और कवि होना भी उसका हिस्सा है। और इस छोटी-सी हाथ की बनी हुई डायरी से मैं वो कविताएँ सुनाऊँगी थोड़ी-सी अंत में, जो अज्ञे जी की मैंने लिखी थी। और उस समय मुझे नहीं मालूम है कि क्या समझ में आता था, लेकिन अब जब देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि आता था। देना जीवन। जीवन देना ऐसा सुख जो सहा न जाए, इतना दर्द कि कहा न जाए। ताप कृच्छ्रतम मेरा हो, अनुभूति तीव्रतम, मैं अपना मत हूँ। मुझसे स्नेह झरे जिसमें मैं, सबको दे आलोक अमलतर, ऐसा दिया संजोऊं। देना जीवन, सुख दुख तड़पन जो भी देना, इतना भर भर एक अहम में वह न समाए। एक जिंदगी एक मरण का घेरा जिसको बांध न पाए। बच रहने की प्यास मिटा दे जो, इसलिए अमर कर जाए। किंतु साथ ही देना साहस, हो अन्याय किसी के प्रति, पर मुझसे चुप रहा न जाए। आस्था जिसके सुख का प्लावन, ज्वार व्यथा का बहा न पाए। आकांक्षा का मधुर कुहासा, संशय का तम करे न ओझल। वह पैना विवेक जिसे दुश्चिंता कोई करे न बोझल। सच का आग्रह, निष्ठा की हठ, अग जग के विरोध का धक्का जिसको ढाहा न पाए। देना जीवन देना। एक और लाइन जो मम्मी की कविता में आई थी, जन्म दिवस मम्मी के संस्मरण में आई थी। मैं मरूंगा सुखी, क्योंकि तुमने जो जीवन दिया था, उससे मैं निर्विकल्प खेला हूँ। खुले हाथों उसे मैंने वारा है, धज्जियां उड़ाई हैं। तुम बड़े दाता हो, तुम्हारी देन मैंने नहीं सूम सी संजोई। मैंने नहीं जोड़ा कुछ थोड़ा भी, 5 ही थे तत्व मेरी गूदड़ी में, मैंने नहीं माना उन्हें लाल। चाहे यह जीवन का वरदान तुम नहीं देते बार बार, अरे मानव की जोनी परम संजोग है। किंतु जब आए काल लोलुप विवरसा, प्रलंब कर खुली पाए प्राणों की मंजूषा। जावें पांचों प्राण शून्य में बिखर, मैं भी दाता हूँ, विसर्ग महाप्राण है। मैं मरूंगा सुखी, किंतु नहीं धो रहा मैं पाटियां आभार की, उनके समक्ष दिया जिन्होंने बहुत कुछ। किंतु जो अपने को दाता नहीं मानते, नहीं जानते, अमुखर नारियां, धूल भरे शिशु, खग, ओस नमे फूल, गंध मिट्टी, पर पहले अषाढ़ के अयाने वारी बिंदु की, कोटरों में झांकती गिलहरी, स्तब्ध लयबद्ध भौरा, टकासा अधर में, चांदनी से बसा हुआ कोहरा, पीली शारदीय धूप प्रात की, बाजरे के खेतों को फलांगती डार हिरनों की बरसात में। नत हूं मैं सबके समक्ष बार बार, मैं विनीत स्वर ऋण स्वीकारी हूँ, विनत हूँ
मैं मरूंगा सुखी, मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई हैं। दूर्वांचल। पार्श्व गिरिका नम्र, चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों से, बिछी पैरों में नदी जो दर्द की रेखा, विहग शिशु मौन नीड़ों में मैंने आंख भर देखा, दिया मन को दिलासा पुनः आऊंगा, भले ही बरस दिन अनगिन युगों के बाद। क्षितिज ने पलक सी खोली, तमक कर दामिनी बोली, अरे आयावर रहेगा याद। विदा का क्षण नहीं, विदा का क्षण समझ में नहीं आता, कहने के लिए बोल नहीं मिलते, और बोल नहीं है तो कैसे कहूँ कि सोच कुछ सकता हूँ। केवल एक अंधी काली घुमड़न जो बरस कर सरसा सकती है, सब डुबा सकती है, या जो बहियां बनकर सब समेटती हुई पीछे एक मरु बंजर भर छोड़े जा सकती है। नहीं, विदा का क्षण समझ में नहीं आता, नहीं आता। पावस प्रात शिलोंग। भोर बेला सिंची छत से ओस की तिप तिप, पहाड़ी काक की विजन को चीरती सी क्लांत बेसुर डाक, हाक हाक हाक। मत संजो यह स्निग्ध सपनों का अलस सोना, रहेगी बस एक मुट्ठी खाक, थाक थाक थाक। ब्रह्म मुहूर्त स्वस्ति वाचन, ये वो कविता है जो मुझे लगता है मम्मी ने कम से कम 3-4 बार चिट्ठियों में इसको कोट किया है, और ये उनकी बहुत ही प्रिय कविता थी। जियो उस प्यार में जो मैंने तुम्हें दिया है, उस दुख में नहीं जिसे बेझिझक मैंने पिया है। उस गान में जियो जो मैंने तुम्हें सुनाया है, उस आह में नहीं जिसे मैंने तुमसे छिपाया है। उस द्वार से गुजरो जो मैंने तुम्हारे लिए खोला है, उस अंधकार से नहीं जिसकी गहराई को बार बार मैंने तुम्हारी रक्षा की भावना से टटोला है। वह छादन तुम्हारा घर हो जिसे मैं असीसों से बुनता हूँ, बुनूंगा। वे कांटे गोखरू तो मेरे हैं जिन्हें मैं राह से चुनता हूँ, चुनूंगा। वह पथ तुम्हारा हो जिसे मैं तुम्हारे हित बनाता हूँ, बनाता रहूंगा। मैं जो रोड़ा हूँ उसे हथौड़े से तोड़ तोड़, मैं जो कारीगर हूँ करीने से संवारता सजाता हूँ, सजाता रहूंगा। सागर के किनारे तक तुम्हें पहचाने, सागर के किनारे तक तुम्हें पहुंचाने का उदार उद्यम ही मेरा हो। फिर वहां जो लहर हो, तारा हो, सोन तरी हो, अरुण सवेरा हो, वह सब ओ मेरे वर्य तुम्हारा हो, तुम्हारा हो, तुम्हारा हो। और ये एक अंतिम कविता है, साम्राज्ञी का नैवेद्य दान। हे महाबुद्ध, मैं मंदिर में आई हूँ रीते हाथ, फूल मैं ला न सकी। औरों का संग्रह तेरे योग्य न होता, जो मुझे सुनाती जीवन के विह्वल सुख क्षण का गीत। खोलती रूप जगत के द्वार जहाँ तेरी करुणा बुनती रहती है, भव के सपनों क्षण के आनंदों के रह सूत्र अविराम। उस भोली मुग्धा को कपती डाली से विलगा न सकी, जो कली खिलेगी जहाँ खिली, जो फूल जहाँ हैं, जो भी सुख जिस भी डाली पर हुआ पल्लवित पुलकित, मैं उसे वहीं पर अक्षत अनाघ्रात अस्पृष्ट अनाविल हे महाबुद्ध अर्पित करती हूँ तुझे। वहीं वहीं प्रत्येक भरे प्याला जीवन का, वहीं वहीं नैवेद्य चढ़ा अपने सुंदर आनंद निमिष का, तेरा हो हे विगतागत के वर्तमान के पद्मकोश, हे महाबुद्ध। तो ऐसा लगता है कि इन कविताओं को बहुत बचपन से कानों में पढ़ते रहने का जो संस्कार है उसका एक बहुत अहम प्रभाव अपने ऊपर ऐसा लगता है कि यही कविता का अ, 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 का अ, उसका हेतु है, यही उसका
उसकी ज़रूरत है हमारे जीवन में जो हटती जा रही है हर जगह से। और इसलिए ये बहुत अनिष्टकारी लगता है कि कविता जीवन में ना रहे, क्योंकि ये इतने अलग जगह से आप पर प्रभाव डाल सकती है कि अभी मैं जब इसे पढ़ रही थी तो भी मुझे ऐसा लगा कि एक तरह से सिनेमा की तरफ ले जाने का, इन सारे बिंबों का, इस एक्सप्रेशन का, इस अनुभूति का, और इन शब्दों में इसे इतने सघन रूप से रख पाने का, इसका जो लय है, इसका जो संगीत है, ये सब कुछ का कितनी बड़ी भूमिका रही है, ये बता पाना बहुत कठिन है। लेकिन यहीं से शायद, और इन सारे संस्मरणों से और इन सारे आसपास में पढ़ते अ, बातों और कथनों से ये मूल्य कहीं जीवन में सुदृढ़ रूप से रह जाते हैं, स्मृति में अपनी जगह बनाते हैं, और हमें भी वो बनाते हैं जो हमें हैं, जहाँ से हम अब जहाँ भी हैं, चाहे हम लिखते हों या पढ़ाते हों या सिर्फ होते हों लोगों के आसपास, उसमें कविता का प्रवेश हर समय अवश्यंभावी रूप से उपस्थित रहता है और होना बहुत ज़रूरी लगता है, उसके बिना कुछ अधूरा लगता है। और इसके लिए अ, ऐसे कवि को, ऐसे कवियों को, ऐसे पाठकों को जितना भी आभार दिया जाए वो कम है, और इनका जितना उत्सव बनाया जाए वो कम है। तो अर्पण जी को बहुत धन्यवाद कि वो अज्ञे जैसे कवि को आज के समय में याद कर रहे हैं, और उनकी हमारी नई पीढ़ी को और पुरानी पीढ़ी को याद दिला रहे हैं। और ये याद दिलाने की हमेशा ज़रूरत रहती है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ही भूल जाने के खतरे में रहती हैं। तो आशा है कि इससे आप लोगों को कुछ आनंद मिला होगा, और इससे शायद कविता पर अज्ञेय की लौटने और खुद पढ़ने और स्वयं किसी को सुनाने के लिए भी इच्छा जगी होगी, और आप उसे खोज के दोबारा पढ़ेंगे। बस इस तरह के आयोजन का यही हेतु है मेरे ख्याल से। अर्पण जी, आपको धन्यवाद, और आप सब लोगों को जो सुन रहे हैं, नमस्कार।